सतरामजा का डेरा एक पुराने शमशान घाट के दामन में वाक़या था। करीबन 100 झोंपड़े और झोंपड़ियां थी। इर्द गिर्द कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे हुए थे। ये कूड़ा क्रिकेट सांसियों की औरतें जमा करती थी और बाद में इनसे कारआमद चीज़ें अलहदा करके बेची जाती थी। मुख्तलिफ चीज़ें तोलने के लिए कुंडे वगैरह भी लगे हुए थे। पड़ाव में जगह जगह बार बरदारी के जानवर नजर आ रहे थे। इसके अलावा रखवाली के खूंखार कुत्ते खूंटों से बंधे हुए थे। मैं 3-4 मरतबा पहले भी यहाँ आ चुका था। मुझे देखते ही वो लोग चुकन्ने हो गए। एक नंग धड़ंग शख्स भागता हुआ सतरामजा के झोंपड़े की तरफ गया। थोड़ी ही देर बाद अधेड़ उम्र सतरामजा अपना पटका सर के गिर्द लपेटा हुआ बाहर निकल आया। इसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती थी। बालों भरे सीने पर कुल्हाड़ी का एक पुराना घाव था और दूर से ही साफ नजर आ रहा था। आओ माई बाप, सत सलाम सत सलाम, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला और झूमता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। बस्ती में इसकी दहशत थी। लगता था इंसान तो इंसान, पड़ाव के जानवर भी इससे भटकते हैं। एक बकरी फदक कर इसके रास्ते से हट गई और एक भारी भरकम मुर्गी को इसने खुद ठोकर मार के हटा दिया। मैंने घोड़े पर बैठे बैठे से हाथ मिलाया। मुसाफे के बाद इसने अपने काले कलोटे हाथ को चूमा और माथे से लगाने के बाद सीने पर रख लिया। इस अंदाज में इज्जत से ज्यादा कड़फू और बनावट थी। वो मुझे और अख्तर पहलवान को लेकर अपने झोंपड़े में आ गया। अंदर सतरामजा की तीसरी बीवी अपने 2 माह के बच्चे के पोतड़े इकट्ठे कर रही थी। हमारे अंदर पहुंचने से पहले ही इसने गज भर का घूंघट निकाल लिया था। पोतड़े इकट्ठे करके वो चपाक से बाहर निकल गई। इसके निकलते ही 2-3 और उधेड़ उम्र सांस के अंदर आ गए। मुखिया की तरह इनके हुलिये भी अजीबोगरीब थे। रंगदार लिबास, आंखों में सुरमा, बाल तेल में चिपड़े हुए। एक शख्स के कान में चांदी के बड़े बड़े छल्ले थे। ये सतरामजा का छोटा भाई हीरा था। इन सब की सवालिया नजरें मेरी तरफ उठी हुई थी। मैंने इन्हें बताया कि आज सुबह कस्बे से एक लड़की अगवा हो गई है और मुझे शुबा है कि इसे इस बस्ती में लाया गया है। सांसियों ने ये इल्ज़ाम बड़े इत्मीनान और सुकून से सुना। सतरामजा ने हुक्के के चंद तवील कश लिए और घनी मूछों के नीचे से धुआं निकाल कर बोला, माई बाप, डेरा आपके सामने है। हम सब आपके चाकर हैं। आप हुक्म दे, हम कपड़े झाड़ कर नाले के कुंडे पर खड़े हो जाते हैं। आप तसल्ली से टपड़ियों की तलाशी ले लें। अगर हम में से कोई जुर्मदार हो तो बेशक यहीं फांसी गाड़ कर फांसी दे दें या इस पिस्तौल से गोली मारकर लाश नाले में फेंक दें। मैंने कहा, सतराम, क्या तुम रूही के दूसरे डेरों के बारे में भी यही बात कह सकते हो सकता है लड़की किसी दूसरी बस्ती में रखी गई हो। सतराम के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसने खंकूरा मारकर गला साफ किया। माई बाप, आपको जिस डेरे पर शक है वहाँ चलते हैं, आपके सामने ही इंसाफ हो जाएगा। मैं काफ़ी देर सतरामजा से गुफ्तगू करता रहा। इस दौरान झोंपड़े से बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। इनमें से औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मुझे अपना मुख पर अंत सिंह भी नजर आया। कम वक्त फटा पुराना कंबल लिए जद्दी पुशी सांसी नजर आ रहा था। सर पर उस्तरा फिरा हुआ, आंखों पर गेड़, जिस्म पर मेल कुचेल। इसने कुत्ते का एक नौमौलूद बच्चा उठा रखा था। मेरी और इसकी निगाह एक लम्हे के लिए मिली, लेकिन चेहरों पर शनाशाई ज़ाहिर नहीं हुई। बिलाल शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कहीं लस्सी टिकार कर सोया हुआ था। इन दिनों वो बड़ी कुर्बानी दे रहा था। इसकी कई ऐशियाँ छुटी हुई थी, लेकिन लस्सी तो वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था, चाहे बकरी या भेड़ का दूध ही क्यों ना हो। मुझे यकीन था कि वो दिसंबर की सख्त सर्दी में कुतुब शुमाली पहुंच जाता तो वहाँ भी अदरड़ का ज़रूर पीता, चाहे इसके बाद दूसरा सांस लेना नसीब ना होता। यकीनन इस डेरे में भी इसने लस्सी पानी का कोई ना कोई इंतज़ाम कर रखा था। हम दोनों रात करीबन 9 बजे रूही नाले से वापस थाने लौटे। यहाँ मेरा सब इंस्पेक्टर अजीज़ी फरजंद अली सुबह से मसरूफ़ था। इसने बताया कि इर्द गिर्द के देहात में कहीं कोई लड़की अगवा नहीं हुई और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फैशनेबल जूती या झुमके के बारे में भी कहीं कुछ नहीं पता चला। समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सी सांसी औरत थी जो ऐसी कीमती जूती पहने कस्बे के बाहर घूम रही थी। क्या इसे मालूम नहीं था कि कस्बे के साथ जखीरा के अंदर चंगड़ आम घूमते रहते हैं और इक्का दुक्का सांसी दिन के वक्त भी इधर का रुख नहीं करते। सांसियों और चंगड़ों में गहरी दुश्मनी थी और 1 साल पहले इसी मुकाम पर 2 सांसी चंगड़ों के हाथों से कत्ल हो चुके थे। अगले रोज भी बगैर किसी अहम खबर के गुजर गया। मेरी तवक्को के एन मुताबिक रात को बिलाल शाह मेरे घर आन पहुंचा। वो अक्सर रात गए आया करता था। मुंह सर कंबल में लिपटा हुआ था। कभी कभी अंत सिंह भी इसके साथ होता था। ताहम इस रात वो अकेला था। बिलाल शाह का हुलिया बड़ा दिलचस्प था। इसने टिंड करा रखी थी, छोटी छोटी दाढ़ी भी रख ली थी। लिबास फटा पुराना था और सांसियों की तरह गले में मनके वगैरह डाल रखे थे। चंद रस्मी बातों के बाद इसने पूछा कि मैं कल डेरे पर क्यों आया था। बिलाल शाह से क्या छुपाना था। मैंने शुरू से आखिर तक सारी बात इसे बता दी। वो और से सुनता रहा। मैं इसके चेहरे पर उतार चढ़ाव महसूस कर रहा था। कहने लगा, खान साहब, मुझे अगवा वगैरह के चक्कर का तो पता नहीं, लेकिन कल से डेरे पर कोई गड़बड़ जरूर हुई है। रात 8-9 बजे
चंगड़ों के डेरे से एक बंदा घोड़े पर आया था। वो सीधा मुखिया सतराम की टिपड़ी झोंपड़ी में चला गया। वो बंदा मुझे मशकूक लग रहा था। लड़की वाले वाकये का तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कब्रिस्तान वाला मामला हो। मैं टोआ लेने सतराम के झोंपड़े में चला गया। पेट दर्द का बहाना बनाया। मुखिया सतराम झाड़ फूंक भी करता था। एक दफा पहले भी इसी बहाने से इसके झोंपड़े में घुसा था। मैं अंदर गया तो सतराम चंगड़ों के बंदे से बातें कर रहा था। मुझे देखकर घबराया। क्यों मुंह उठाए चला आया है? मैंने कहा, मुखिया मैं मर रहा हूँ, कलेजे पर छुरियां चल रही हैं। अच्छा चल, वो बोला, अच्छा चल बाहर बैठ, मैं भी देखता हूँ तुझे। बस जी हाय हाय करता बाहर आया और झोंपड़े के बिल्कुल पास ही लेट गया। अंदर से बातों की मध्यम आवाज आ रही थी। चंगड़ों का बंदा कह रहा था, मुखिया मैं पैगाम लेकर आया हूँ। मुझसे गर्म सर्द होने की जरूरत नहीं, ये तो साफ सीधा मामला है। एक हाथ दो, दूसरा हाथ लो, ना कोई झगड़ा ना रोला। मुखिया सतराम ने कहा, लेकिन क्या सबूत है कि लड़की तुम्हारे पास ही है? चंगड़ की आवाज आई, वो सबूत भी लाया हूँ साथ, ये देख लो इसकी ओढ़नी। कुछ देर झोंपड़े में खामोशी रही। फिर सरदार ने कहा, हो सकता है तुमने इसे जान से मार डाला हो और अब हमें चक्कर देने के लिए यहाँ आ गए हो। चंगड़ बोला, तुम किसी बंदे को भेजकर पता करवा लो। थोड़ी देर इसी तरह की बातें होती रही। फिर चंगड़ों का बंदा घोड़े पर बैठकर वापस चला गया। आज सुबह सवेरे सतराम का छोटा भाई हीरा और उसके 2 साले चंगड़ों के डेरे पर गए। इनकी वापसी शाम से थोड़ी देर पहले हुई है। इस वक्त से सरदार के झोंपड़े में कोई खिचड़ी पक रही है। 4-5 सरकर्दा बंदे बैठे हुए हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बिलाल शाह सारी रुदात सुनाकर खामोश हो गया। बिलाल शाह की बातों से इस वाक़ये की अहमियत और बढ़ गई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि परसों रात कोई ना कोई वारदात हुई है और इस वारदात का ताल्लुक रूही नाले के खाना बदोशों से है। सांसियों पर तो मुझे पहले ही शक था। अब चंगड़ कबीले के बारे भी शुबा पैदा हो रहा था। इनके पास एक लड़की थी और वो लड़की का सौदा करने सांसियों के पास आए थे। इससे जाहिर होता था कि वो लड़की सांसी है जो किसी वजह से चंगड़ों के जंगल में फंस गई है और अब चंगड़ इसकी कीमत वसूल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था, कोई और बात भी हो सकती थी। मैंने फैसला किया कि अभी और इसी वक्त चंगड़ कबीले के डेरे पर छापा मारा जाए। रूही नाले के खाना बदोशों में चंगड़ आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर थे। नाले के पुराने पुल के करीब चंगड़ों का बड़ा डेरा था। इस डेरे में 60-70 झोंपड़े थे। चंगड़ अपने सरदार को मेहर भी कहते थे। इस बस्ती का सरदार दिलावर नामी एक शख्स था। 2-3 बार थाने में इससे मुलाकात हो चुकी थी। मैंने कहा, बिलाल शाह क्या ख्याल है, इसी वक्त चंगड़ों पर चढ़ाई ना की जाए? हो सकता है वो लड़की इसी वक्त इनके डेरे पर हो। बिलाल शाह ने कहा, आप बेहतर समझते हैं खान साहब। वैसे मेरा ख्याल है कि लड़की अब वहाँ नहीं होगी। क्यों? मैंने पूछा। आपने मुखिया सतराम के डेरे पर जाकर गलती की है। सारे खाना बदोशों ने कान खड़े कर लिए हैं। चंगड़ों ने सोचा होगा कि सतराम के डेरे पर पुलिस आई है तो कल इनके डेरे पर भी आ जाएगी। जहाँ तक मेरी मोटी अकल काम करती है, उन्होंने लड़की को आगा पीछा आगे पीछे कर दिया होगा। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है बिलाल शाह, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? बिलाल शाह ने अपनी यख बस्ता टिंड पर हाथ फेरा। हाँ जी, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं, ज़रूर करें ट्राई। आपकी ट्राई में नहीं तो हमें घर से बेघर कर रखा है। 2 महीने हो गए हैं कुत्तों की तरह रहते हुए। मुझे तो अब शुबा होने लगा है, शायद वाकई मैं ही किसी सांसी की औलाद हूँ। मैंने कहा, कहीं बिल्लियाँ वगैरह तो नहीं खाने लगे हो? बिलाल शाह ने बुरा सा मुंह बनाया। बिल्लियाँ भी खाने लगेंगी? परसों खोती का दूध तो पी ही लिया है। खोती का दूध? मैंने हैरानी से पूछा। जी हाँ, हवलदार अंत सिंह की आँख खराब थी। मुखिया सतराम ने इसके लिए खोती का दूध तजवीज़ किया। बदकिस्मती मेरी कि मैं भी पास ही खड़ा था। कहने लगा, तुम भी पियो, बड़ी सेहत बख्श चीज़ है, मरता क्या ना करता। सांसी होने का भरम तो रखना ही था। 2-3 घूंट भर लिए। बिलाल शाह का मुंह टूटे प्याले जैसा हो रहा था। मुझे वाकई इस पर तरस आया। मैंने कहा, बिलाल शाह बस प्यारे 1-2 हफ्ते की बात है, फिर इन गधों कुत्तों से तेरी जान छूट जाएगी। बिलाल शाह को कुछ ज़रूरी हिदायत देकर मैंने वापस भेज दिया और इसी वक्त चंगड़ों के डेरे पर जाने के लिए तैयार हो गया। वर्दी पहनकर सीधा थाने पहुंचा। वहां से हवलदार करमदीन और 3 कांस्टेबलों को साथ लिया और निकल खड़ा हुआ। मैं और करमदीन घोड़ियों पर सवार थे, लेकिन राइफल बरदार कांस्टेबल घोड़ों पर थे। हवलदार के पास पक्की राइफल थी, जबकि मैं 33 बोर के रिवॉल्वर से मुसल्ला था। रात तारीख और हवा बड़ी सर्दी थी। हमने गर्म चादरें ओढ़ रखी थी, लेकिन सर्दी के सामने मलमल के दुपट्टे जैसी थी। अमला चुपचाप था। इतनी सर्दी में रात गए जब हमले को छापे के लिए उठाया जाए तो दिल ही दिल में अपने इंचार्ज को कूसता रहता है। मैं खुद भी जब एएसआई था तो तस्वुर में कई बार अपने एक इंस्पेक्टर को कत्ल कर चुका था, बल्कि एक बार तो वाकई से तू मैं हो गई थी। मेरा अमला इतना दलेर तो नहीं था कि तू मैं करता, लेकिन दिल ही दिल में ज़रूर कर रहा था। सख्त सर्दी और दुश्वार रास्ते पर 8 मील का सफ़र करके हम रात को 2 बजे चंगड़ बस्ती के करीब पहुँचे।
जंगलों के कुत्ते फासले पर होने के बावजूद जोर शोर से भौंक रहे थे। मैंने 2 हवाई फायर किए और बस्ती से बाहर लालटेनें चमकने लगी। कौन है भाई? एक रोबदार आवाज आई। तेरे बाप आए हैं जयपुर से, हवलदार ने गुस्से में पुकार कर कहा। एक लालटेन जल्दी से वापस चली गई। थोड़ी ही देर बाद सरदार आंखें मलता हुआ डेरे से बाहर आ गया। सरदार का नाम दिलावर था। वो खुद को मुसलमान कहता था। इसका दावा था कि वो लोग टोकरियां और छाछ वगैरह बनाकर गुजारा करते हैं। चोरी चकारी और दूसरे जुर्म से इनका दूर का वास्ता भी नहीं, लेकिन मैं ये बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं था। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। दिलावर सतराम की तरह नत नई औरतों से अपना बिस्तर तो गर्म नहीं करता था, लेकिन नशे की इसे पुरानी लत थी।